हाय गाइस, मैं हूँ मोनिका और आप कुछ टाइम तक रिवीजन सीरीज़ देखने वाले हैं। जो रिवीजन सीरीज़ है मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, जो आपका चैप्टर 1 है पूरे मैनेजमेंट कोर्स का। मैं बता दूं कि मैं रिवीजन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुए नहीं हैं और लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा चाहिए अपने को जिससे सारा कुछ एक साथ रिवाइज हो जाए। तो मैंने सोचा कि एक रिवीजन सीरीज़ बनाते हैं। तो इस रिवीजन सीरीज़ का मेन फीचर क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि हम पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, बट हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिवीजन आप समझते हैं, मैं ये मान के चलूँगी कि आपने पहले से एक एक बारी, दो बारी, तीन बारी सारे चैप्टर्स को आपने पढ़ लिया है। तो मैं उस हिसाब से फिर आगे बढ़ूँगी क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास ढेर सारे चैप्टर हैं। बेसिकली जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ उसमें 10 चैप्टर हैं टोटल, जो महाजन की बुक है और ये नई एडिशन है, 2022 की है। इसमें दो पेपर भी हैं आपके, 20 और 21 के, दो सॉल्व पेपर्स भी दिए हुए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस बुक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ कि एक किसी चैप्टर में हम कौन से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के अपना वो पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। देखिए, रिवीजन करना है तो एक बहुत बेसिक सा मेथड है कि सबसे पहले हम जो पूरे चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम देखेंगे। इसलिए क्योंकि जब हमारा चैप्टर एंड हो तो मुझे ऐसा ना लगे या आपको ऐसा ना लगे कि नहीं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अभी रह गई है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पहले देखेंगे एंड इसके बाद हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको पहले, फिर उससे जो कम इम्पॉर्टेंट है उसके बाद, ऐसे ऐसे करके हम देखने वाले हैं। तो बस अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है इसमें वो है हमारा मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का। तो हम जानते हैं कि मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, तो मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स में पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें सारे टॉपिक कौन से, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। मैं टॉपिक लिखने के बाद मैं टिक लगाऊंगी कि अब कौन सा चैप्टर एंड नेक्स्ट कौन सा चैप्टर। तो मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स में सबसे पहला है मैनेजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट, प्रोसेस थियरी और उसकी अप्रोचेस। दूसरा है कि मैनेजमेंट का रोल्स एंड स्किल्स। तो मैं शॉर्टकट में यहाँ लिखती जाती हूँ। तो पहला, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। दूसरा है कि रोल्स एंड स्किल्स ऑफ द मैनेजमेंट, रोल्स, स्किल्स। साथ में आपका जो आपके सारे मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, ये आपको बेसिकली पता होगा कि मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं। पहला आता है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये रिपीट क्यों कर रही हूँ जब मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट पहले पढ़ाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जब आपके मन में एक बार पूरा सिलेबस आ जाता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, आधी पढ़ाई हो चुकी है। तो येस, दिस फैक्ट इज़ ट्रू। क्योंकि जब हम ये जानेंगे कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो पहले से ही वो माइंड में रहता है, और जब हम उसे पढ़ लेते हैं एक बार तो बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है पढ़ाने से पहले कि ये सारी चीज़ें अपने को जाननी है, ताकि ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की सिलेबस की तरह है। फिर इसके बाद है कम्युनिकेशन। आपने इसको पेपर 1 में भी पढ़ा होगा और उसकी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, लगभग सेम है। तो अगर आपने पेपर 1 में इसको पढ़ा हुआ है तो ये बहुत हद तक आपको क्लियर होगा। बस थोड़ा थोड़ा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद चौथा आता है डिसीजन मेकिंग। ये भी मुझे लगता है कि पेपर 1 में पढ़ा गया है। पांचवा है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
उसके बाद है आपका छठा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सेवेंथ है आपका डिमांड एनालिसिस। एट्थ है आपका मार्केट स्ट्रक्चर्स। ये मैं शॉर्टकट्स में सारे टॉपिक्स लिख रही हूँ, इसमें सब टॉपिक्स भी हैं। आपका है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, बिजनेस एथिक्स, CSR। फिर है आपका इन्फ्लेशन, और उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो हम इसमें सबसे पहले और सबसे शुरू में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हमारा आज का रिवीजन सीरीज़ का पहला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नेशनल इनकम। सो बुक्स में बहुत सारी डेफिनेशंस दी होती हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, बट पता है सारा कुछ पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे पता है, और जल्दी याद भी नहीं होता है। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये है क्या, और बहुत ईजिली सारे फॉर्मूले खुद से बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहला तो आपको गिन चुन के 2-3 ही कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे, ज़्यादा नहीं। तो उसमें सबसे पहला आता है कि जीडीपी। जीडीपी आपको पता है क्या होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज, जो कि किसी देश में सारी जो है मैन्युफैक्चर हुई हैं और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैन्युफैक्चर हुई हैं। ठीक है, तो हम अगर जीडीपी की खुद से डेफिनेशन बनाएंगे, मैं चाहती हूँ आप इसको समझ जाए। तो क्या चीज़ कि जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं मार्केट में, उनका मार्केट प्राइस, ध्यान दीजिएगा आप इस पे मार्केट प्राइस पे, तो उनका मार्केट प्राइस किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, और उनकी जो वैल्यू है टोटल, वो हमारा एक जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, और इन ए कंट्री की जगह आप एक टेरिटरी भी बोल सकते हैं, पर्टिकुलर टेरिटरी। सो इन अ टेरिटरी in a specific period of time, in a specific period, sum of values of all the goods and services। so इसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो टेरिटरी का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक बाउंड्री के अंदर, एक खुद की कंट्री के अंदर, जैसे कि हमारा कंट्री है इंडिया, एंड इंडिया में अगर जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है, भले ही वो कोई बाहर का व्यक्ति आके प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज़ कोई बाहर का बिजनेसमैन है, फॉर एग्जांपल यूएस का, और आके वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, एंड वो यहाँ पे कुछ जैसे आईफोन्स बना रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उस फ़ोन की जो कीमत होगी, बनने की जो कीमत होगी, जिस कीमत पे वो मार्केट में जा रहा है फ़ोन, ठीक है, वो प्राइस को हम जब ऐसे ही सारे प्राइसेस और सारी सर्विसेज की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, तो उसको जीडीपी बोलते हैं। तो आप इस टेरिटरी को अच्छे से समझिएगा कि टेरिटरी मतलब ये कतई नहीं है कि हमारे देश का कोई इंसान और बाहर जाके बना रहा है सामान, तो हमें ये लगेगा कि नहीं हमारे देश का है तो नहीं हमारी जीडीपी में काउंट होगा, बट नहीं, मेक श्योर कि चाहे बाहर वाला आदमी बनाए या अंदर वाला बनाए, लेकिन वो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होना चाहिए। तो उस चीज़ को, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेरिटरी लिखा हुआ है। तो उस वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। तो अगर जीडीपी का हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो जीडीपी का कोई फॉर्मूला नहीं है एज सच, फिर भी आप मान सकते हैं इन शॉर्टकट
कि जीडीपी इज इक्वल टू हो जाता है आपका मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला. ठीक है. अब हमें जानना है कि जीडीपी के बाद जीएनपी क्या होता है. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम पहले समझेंगे कि ये है क्या. ये सम है मार्केट वैल्यू का. अगेन यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो ये पूरा सम है मार्केट वैल्यू का, जितने भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं एक कंट्री में गिवन टाइम पे. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ये. ठीक है. इसमें सारे टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं जो गवर्नमेंट, किसी भी कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर, किसी के भी द्वारा प्रोड्यूस हुई हैं. ठीक है. तो जीडीपी में हम सबसे जीडीपी, अब तो आप बोलेंगे कि जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है डिफरेंस, क्योंकि जीडीपी में हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की थी. ठीक है. ग्रॉस डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक मीन्स कि जो हमारे यहाँ सिर्फ पैदा हुई है, सिर्फ हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम किसी भी रीज़न से हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हुई है. बट जीएनपी इज़ समथिंग कि हमें अपने पूरे कंट्री में एक तरह से जितना हमें फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो बाहर का है या फिर हमारा है, तो उसको हम जब प्लस माइनस करते हैं तो हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलता है. ग्रॉस का मतलब आप समझिए, ग्रॉस का मतलब एक तरह से कि अगर हम अपनी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो जो सबका बैलेंस होता है, तो जो हमारे लिए सिर्फ बचता है उसको हम ग्रॉस बोलते हैं. तो इसी तरह हमारी कंट्री के लिए जो बचेगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो ऑब्वियसली आप सोचिए कि जब हम अपनी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब देख रहे हैं, तो जो सामान हम बाहर भेज रहे हैं उसको हम माइनस करेंगे, और जो हम बाहर से अपने यहाँ मंगा रहे हैं उसको हम प्लस करेंगे. ठीक है. तो जब हम एक्सपोर्ट जो भी सामान करते हैं उसको हम माइनस करते हैं, और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको प्लस करते हैं, तो ये हमें क्या मिलता है, ये हमें नेट फैक्टर इनकम मिलता है. जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि हम 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हम 400 रुपये का इंपोर्ट कर रहे हैं. आई होप कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डिफरेंस क्लियर होगा. एक्सपोर्ट वो चीज़ होती है जो हम अपनी कंट्री से बाहर की कंट्रीज़ में भेजते हैं. इंपोर्ट वो चीज़ होती है जो हम बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में मंगाते हैं. तो एक्सपोर्ट में से अगर हम यहाँ पे नेट हमें निकालना है, नेट इनकम. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट से एक्सपोर्ट को माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे क्या है हमारा, 400 है इंपोर्ट और 100 एक्सपोर्ट है. तो नेट कितना बचा, 300. तो हमारी कंट्री को पैसे के रूप में कितना मिल रहा है, 300 की वैल्यू प्राप्त हो रही है. तो 300 की वैल्यू इज व्हाट, 300 इज नथिंग बट द नेट इनकम. ठीक है. नेट इनकम. तो इसको हमने वर्ड क्या दिया हुआ है कि नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड. ठीक है. नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड. तो अब आप फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं जीएनपी का. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी आपको पता है क्या है, एंड प्लस उसमें हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. एब्रॉड हमने बस एक टर्म यूज़ किया है. क्यों, क्योंकि हम एब्रॉड को एक्सपोर्ट करते हैं और एब्रॉड से इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एब्रॉड मतलब होता है बाहर का कोई देश. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला. ठीक है. जीडीपी और जीएनपी. तो जीडीपी पहला एंड जीएनपी दूसरा. अच्छा,
अब अगर हमें ये हमारा ग्रॉस है, तो हमने पढ़ा होगा पहले भी कि जब भी ग्रॉस में से अगर नेट कुछ चाहिए होता है हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक मशीन है जो 100 रुपीज़ की है, ठीक है, उसको हम लाते हैं अपने यहाँ लगा देते हैं फैक्ट्री में, ठीक है, इन फैक्ट्री, और वो काम करते करते थोड़ा सा उसमें कुछ उसके सारे पेंट वगैरह छूट जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा उसकी एफिशिएंसी पहले से कम हो जाती है, ठीक है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये सब क्या है, इस मशीन की खराबी है, ठीक है, खराबी है। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। ये पेंसिल लग रहा है रुक गई है, अभी तो सही चल रही थी। चार्ज नहीं है क्या? चार्ज नहीं है, कोई नहीं, चार्ज कर लेता, अभी तक का सुन लेते हैं।